क्लास में डिस्कस कर रहे थे, पिछले पीरियड में हमने डिस्कस करा था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द मोलैरिटी। अब हम उसी कंसेप्ट को हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। सेम कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट एडेड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था इसके ऊपर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द मोलैरिटी, जिसको कि हमने डायग्राम से भी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि अगर हम एक कंटेनर में जैसे शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं, लेट्स सपोज ग्लास ही है, उसमें हमने शुगर सॉल्यूशन लिया। अगर डाइल्यूट करने का मतलब हमारा यहाँ पे कहने का है कि अगर हमने इसी के अंदर और वाटर सॉल्वेंट जो है और ऐड कर दिया, जब हमने इसमें और सॉल्वेंट ऐड कर दिया तब उस केस में हमने इसमें सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर गया। तो अब ये नया शुगर सॉल्यूशन हुआ आफ्टर डाइल्यूशन, दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन। तो दिस वाज बिफोर डाइल्यूशन। अब इन दोनों में देखो, हमने जब इसमें और सॉल्वेंट ऐड करा तो इसमें शुगर तो ऐड नहीं करी, इसका मतलब जितने मोल शुगर के पहले थे अभी भी उतने ही हैं। दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन रिमेन सेम। डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ा? वॉल्यूम टोटल सॉल्यूशन का क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। तो अगर मैं पिछले केस के लिए, लेट्स सपोज हम पिछले केस के लिए लेते हैं कि बिफोर डाइल्यूशन वाला केस। पिछला केस कहने का मतलब है बिफोर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन उस सॉल्यूशन के हमने मान लिया कि उसके अंदर N1 मोल थे सॉल्यूट के, सॉल्यूट मतलब शुगर, एंड V1 was the volume of solution। तो मोल ऑफ सॉल्यूट को अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी? मोलैरिटी। अब हमने लिया बात आफ्टर डाइल्यूशन। जब हमने उस सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट ऐड कर दिया तब उस केस में जब हमने इसके अंदर और सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो ये केस बना नया शुगर सॉल्यूशन। तो आफ्टर डाइल्यूशन की बात अब कर रहे हैं। आफ्टर डाइल्यूशन मोल सॉल्यूट के उतने ही रहे, N1 से N1 ही रहे, लेकिन अब वॉल्यूम सॉल्यूशन का सॉल्वेंट ऐड करने के बाद उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा? सो दिखने पे भी पता चल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज बीन इंक्रीज्ड। तो नया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 तो नहीं रहेगा, इट विल बी V2। और डेफिनेटली डाइल्यूशन करने से V2 इज ग्रेटर देन V1। तो अब हमारे पास ये मोलैरिटी जो है वो सेम वैल्यू नहीं आई, इट वुड बी चेंज टू दी M2। मोल सॉल्यूट के वही रहे हैं पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज बीन चेंज्ड। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कर गया? बढ़ गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब बढ़ गया तो नई मोलैरिटी की वैल्यू हमने क्या लिख दी? M2। ठीक है ये चीज। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन करना है तो ये लिख सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे M1 इंटू V1 के बराबर थे, और अब आफ्टर डाइल्यूशन मोल ऑफ सॉल्यूट N1 दिस इज इक्वल टू M2 इंटू V2 के बराबर है, और दोनों सॉल्यूशन में मोल ऑफ सॉल्यूट इज सेम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू और ये प्रोडक्ट की वैल्यू इट इज सेम। सो M1 V1 मस्ट बी इक्वल टू M2 V2। यानी कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को इसके वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई करा तो दैट विल कम आउट टू बी मोल ऑफ सॉल्यूट, जो कि सेम आना चाहिए जो नया सॉल्यूशन है जिसमें हमने सॉल्वेंट डाल दिया है। अगर मुझे इसकी मोलैरिटी पता हो आफ्टर डाइल्यूशन और इसका वॉल्यूम पता हो तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दैट वुड कम आउट टू बी सेम, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट इन बोथ द सॉल्यूशन इज सेम। तो हम इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं, that is M1 V1 is the mole of solute before dilution and M2 V2 is the mole of solute after dilution which are same। तो हम यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आ गया, M1 is the molarity, M1 is the molarity before dilution, molarity before dilution, V1
is the volume of solution before dilution, और M2 हमारे पास क्या है? It is the molarity of solution after dilution, molarity of sugar solution after dilution, ये dilution के बाद है। और V2 यहाँ पे क्या है? V2 is the volume of solution after dilution, इसके बराबर है। ये हमारे पास टर्म्स के मीनिंग आ गए। सो M1 V1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? V2 M2 V2। अब यहाँ पे हम एक और चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ये है कि अगर हमें पता है कि बिफोर डाइल्यूशन V1 वाज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट ऐड करने के बाद नया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V2 है, तो हम यहाँ पर अगर V2 को V1 से माइनस कर दें तो हमें क्या पता चलेगा कि V2 माइनस V1 इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड। अगर पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेट सपोज V1 वाज 100 ml, जब हमने उसमें सॉल्वेंट ऐड करा दैट इज वाटर ऐड करा, तो न्यू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ml। अगर पहले 100 ml था, अब 500 ml है, तो 500 माइनस 100 ml हमारे पास क्या आ जाएगा? 400 ml। सो 400 ml इज द volume of solvent, means volume of water added for the dilution. So this is the case of dilution. Dilution से mole of solute change नहीं करते हैं। अगर आप इस चीज को इस तरह से भी सोचो, इवेपोरेशन, अगर मैं सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करें, अगर उसका सॉल्वेंट जो है उसे इवेपोरेट करें, तो अगर आप सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर रहे हो, इवन देन इट मींस दैट कि मोल ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम बिफोर इवेपोरेशन एंड आफ्टर इवेपोरेशन। आप सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि डाइल्यूट करने पे, आप कंसंट्रेट भी कर सकते हो। आप कंसंट्रेट कैसे करना है? आपने सॉल्वेंट को इवेपोरेट करा दिया, सॉल्वेंट जैसे वाटर है, वाटर इवेपोरेट हो गया, तो उस केस में भी मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर एंड आफ्टर रिमेन सेम। M1 V1 जो है वो बिफोर केस हो जाएगा, M2 V2 आफ्टर केस हो जाएगा। सो सेम इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करते हैं, तो इज द कंसेप्ट। बहुत ज्यादा ये कंसेप्ट यूज होता है। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट। हमारा मेन मोटिव था कि मोलारिटी और वॉल्यूम के कंसेप्ट को यूज करके अब केमिकल रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई करना, मतलब फिर से मोल कंसेप्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जैसे कि अब आपके पैकेज के अंदर अब मोलारिटी और वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हुए मोल कंसेप्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम है। सो लाइक on this concept, the problem is on page number 4. प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम पेज नंबर 4 पे, प्रॉब्लम नंबर 4, लाइक Na2SO4 500 ml सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है एंड 0.25 मोलर इसकी मोलारिटी है। हमारे पास Na2SO4 का सॉल्यूशन है 500 ml, जिसकी मोलारिटी कितनी दी हुई है? 0.25 मोलर। अब दिस सॉल्यूशन इज एडेड टू अनदर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BaCl2। इस सॉल्यूशन के साथ हमने एक BaCl2 का सॉल्यूशन मिक्स कर दिया और BaCl2 हमारे पास कितना है? 15 ग्राम, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट। इन दोनों को मिक्स करने पे BaSO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर कर गए। प्रेसिपिटेट्स को एरो अपवर्ड से करा जाता है। अब हमें बताना है हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स। इसके मोल्स भी बताने हैं और इसका वेट भी बताना है फॉर BaSO4 के प्रेसिपिटेट कितने फॉर्म करें।
एटॉमिक मासेस सबके गिवन है क्वेश्चंस के अंदर। Na2SO4 को जब हमने, ये एक Na2SO4 का सॉल्यूशन था, उसको हमने BaCl2 के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करा। BaCl2 के साथ मिक्स करा, BaCl2 15 ग्राम था। मिक्स करने के बाद अब जब हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स करा है, मिक्स करने के बाद हमें ये बताना है कि BaSO4 के कितने प्रेसिपिटेट बने। अब इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझो कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें Na2SO4 है जो कि सॉल्यूट है, और इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 500 ml है, जिसकी की मोलैरिटी 0.25 है। ये हमें गिवन है। अब अगर हमने इसके अंदर BaCl2 ऐड कर दिया, एक और सॉल्यूट डाल दिया। जब आप सॉल्यूट्स को मिक्स कर रहे हो, दो चीजों को आपस में मिक्स कर रहे हो, जब मैंने इसके अंदर एक और सॉल्यूट डाल दिया, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सॉल्यूट जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हो, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, क्या ये आपस में रिएक्ट तो नहीं कर रहा, जो कि क्वेश्चंस में ही गिवन है कि Na2SO4 के सॉल्यूशन में जब आपने BaCl2 डाला तो BaSO4 फॉर्म कर रहा है। इट मींस दिस सॉल्यूट इज रिएक्टिंग विद दिस सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। तो अब हमने दो चीजों को आपस में मिक्स करा। मिक्स करने पे उनके जो सॉल्यूट थे वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। BaCl2 का कितना सॉल्यूशन मिक्स करा ये उन्होंने बताया ही नहीं, वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। सो वी विल एज्यूम दैट कि जब हमने इन दोनों को मिक्स करा, वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली उतना ही रहा जितना ये Na2SO4 का था, मतलब 500 ml ही रहा, क्योंकि इसका स्पेसिफाइड ही नहीं है। सो विल एज्यूम इट टू बी नियरली सेम। अब BaSO4 बना। अब इसको जब अप्लाई करना है तो अब हमने सबसे पहले रिएक्शन लिखा कि Na2SO4 BaCl2 से रिएक्ट करने पे BaSO4 बना रहा है, प्लस साथ में क्या बनाएगा ये NaCl। इसको बैलेंस करा, सो दैट वुड बी 2 NaCl। रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब हमने मोल कंसेप्ट अप्लाई करना है, जो कि हम पहले भी पढ़ रहे थे, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। मोल कंसेप्ट ये कहता है कि जब आप दो रिएक्टेंट को मिक्स करते हो, मिक्स करके आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जब हमें पता चलता है तभी तो हमें पता चलता है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। अब जब मैंने Na2SO4 के सॉल्यूशन में BaCl2 डाला, मिक्स करा, तो जब आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो Na2SO4 के मोल जितने पहले थे, मिक्स करने के बाद भी उतने ही रहेंगे रिएक्शन शुरू होने से पहले, जो कि अभी हमने बात करी कि जैसे आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें आपने पानी डाल दिया, पानी डालने पे Na2SO4 का मोल जो है बिफोर और आफ्टर क्या रहा, सेम ही रहा, मोल तो चेंज नहीं हुआ। तो अब मैं अगर Na2CO SO4 में सोडियम सल्फेट में BaCl2 मिक्स करा तो मैं ये जान सकती हूं कि इसको जब मैंने इसमें मिक्स करा, रिएक्शन वॉल्यूम सॉल्यूशन का पता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, वॉल्यूम है, तो मोल सॉल्यूट के कैसे आएंगे, मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूट के मोल आ जाएंगे, और वो सॉल्यूट कौन है, Na2SO4। देखो यहाँ पे मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है। अगर मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास किसके मोल आ जाएंगे, दैट इज द मोल ऑफ द सॉल्यूट, दैट इज Na2SO4। अब मोलैरिटी हमारे पास कितनी दी हुई है, 0.25, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है लीटर्स में, दैट इज 0.5 लीटर। सो इट वुड कम आउट टू बी 0.125 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इतने आ जाएंगे हमारे पास। अब अगर हमें BaCl2 के मोल्स फाइंड आउट करने हैं, अब अगर BaCl2 के मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोल इज इक्वल टू, अब गिवन मास बाय
मोलर मास। अब इसका मास हमारे पास कितना है, 15 है। और मोलर मास फाइंड आउट करने का आपको तरीका बताया था, एटॉमिक मासेस इनके गिवन है। मोलर मास BaCl2 का अगर फाइंड आउट करना है सो इट इज 137, इसका एटॉमिक मास गिवन है Ba का, Cl का 35.5 into 2, so this is 137 plus 71, so that come out to be 208। तो ये मोलर मास हमारे पास 208 आ जाएगा, इसका 15/208 इसके मोल्स आ जाएंगे। जब हमारे पास दोनों के मोल्स आ चुके हैं तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। सो दिस वैल्यू इज 0.0702, इतने मोल्स आ गए हमारे पास। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमने फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट। अब फिर से देखो ये चीज हमने क्या करा, हमने सबसे पहले मोल फाइंड आउट करे Na2SO4 के। मोल Na2SO4 के कैसे फाइंड आउट करें, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसका वॉल्यूम गिवन था, उसका मोलैरिटी गिवन थी, तो ये वैल्यू हमने वैल्यू डाल ली। तो ये जो कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 0.125 मोल। और मोल हमने BaCl2 के कैसे फाइंड आउट करें, गिवन मास बाय मोलर मास, जो कि वैल्यू कितनी आ गई, 0.0702 मोल। अभी हमने फिर से, मैं इस चीज को डिस्कस कर रही हूं कि हमने मोल Na2SO4 के फाइंड आउट कैसे करें, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम शुड बी इन द यूनिट्स ऑफ लीटर। वॉल्यूम जैसे हमें 500 ml दिया हुआ है तो वॉल्यूम को लीटर्स में चेंज करना है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमारे पास 500 ml था, तो जब आप उसे लीटर में चेंज करोगे तो 0.5 लीटर हो जाएगा, क्योंकि ml को लीटर में चेंज करने के लिए आप 1000 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो मोलैरिटी हमारे पास दी हुई थी, वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ था, तो ये मोल Na2SO4 का आ गया। ये मोल Na2SO4 के इनिशियल है, रिएक्शन शुरू होने से पहले, यानी कि Na2SO4 में जब BaCl2 हमने डाला तो ये जो हम दोनों मोल लिख रहे हैं ये वो मोल हैं जो रिएक्शन शुरू होने से पहले इनके इनिशियल मोल हैं। रिएक्शन होने के बाद जब इनका रिएक्शन शुरू हो जाएगा तब तो ये कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों के इनिशियल मोल कितने हैं। तो इनिशियली इसके मोल 0.125 हैं और इनिशियली BaCl2 जब इसके अंदर मिक्स करा तो उसके इनिशियल मोल 0.0702 हैं। BaCl2 का मोल फाइंड आउट करने के लिए हमने गिवन मास बाय मोलर मास लिखा है। अब फिर से प्रॉब्लम को दोबारा से समझते हैं कि हमारा एम क्या है। हमारा एम है कि जब हमने, दोबारा से प्रॉब्लम को खुद भी ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ो, 500 ml ऑफ 0.25 मोलर Na2SO4 solution is added to aqueous solution of 15 gram of BaCl2 resulting in formation of white precipitate of insoluble BaSO4, then how many moles and how many grams of BaSO4 are formed? How many moles and how many grams of BaSO4 are formed? ये हमने फाइंड आउट करना है। जब हमने Na2SO4 के 500 ml 0.5 मोलर में BaCl2 के सॉल्यूशन को 15 ग्राम को मिक्स करा है, तो हमारा एम है BaSO4 के मोल्स को फाइंड आउट करना। तो हमने सबसे पहले करा इनिशियली रिएक्शन शुरू होने से पहले Na2SO4 के मोल्स निकाले, इसी तरह से BaCl2 के इनिशियल मोल निकाल लिए। अब अगर मेरे पास इन दोनों के इनिशियल मोल हैं, दैट इज 0.125 मोल है, मैंने यहाँ पे रिएक्शन के नीचे लिख दिया सो दैट कि ये याद रहे वैल्यू, और इसके 0.0702 मोल हैं। जब दोनों के इनिशियल मोल हैं, अब देखो ये चीज हमने पहले भी बात करी थी
जब भी दो रिएक्टेंट 1:1 की मोलर रेशो में रिएक्ट करते हैं, जब इनका रिएक्शन शुरू होगा, तो अब शुरू होगा तो आपको इनकी बैलेंस रेशो को देखना पड़ेगा। जब ये दोनों 1:1 की रेशो में रिएक्ट करते हैं तो जिसके मोल कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब हमारा एम है फाइंड आउट करना लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है विच इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जो पूरा कंज्यूम हो जाता है। अब इसको फाइंड आउट हम कैसे करते हैं? अब जब भी दो रिएक्टेंट की मोलर रेशो 1:1 है तो सीधा आप लिख दीजिए कि जिसके मोल कम है वही आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। या फिर हमारा जो मेथड था कि हम पहले अज्यूम करते हैं कि लेट्स अज्यूम BaCl2 एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आंसर हमें मिल चुका है, पर मैं वो मेथड को रिपीट कर रही हूं कि आई एम अज्यूमिंग BaCl2 एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। एक मोल BaCl2 का अगर रिएक्ट करेगा तो साथ में एक मोल किसका रिएक्ट करेगा, Na2SO4 का रिएक्ट करेगा। तो अगर इसके 0.0702 मोल रिएक्ट करते हैं तो Na2SO4 के भी कितने करेंगे, 0.0702 मोल Na2SO4 के रिएक्ट करेंगे। तो दोनों के मोल्स आपस में देखो, यहाँ पे अगर ये 0.0702 मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसके भी 0.0702 मोल रिएक्ट करेंगे। दोनों के मोल बराबर से रिएक्ट करेंगे क्योंकि उनकी मोलर रेशो 1:1 है। तो अब इसका मतलब ये 0.0702 को कंज्यूम करने के लिए मुझे इसके भी कितने चाहिए, 0.0702 मोल, जबकि ये अवेलेबल हमारे पास जरूरत से ज्यादा है। देयरफॉर आवर असम्पशन इज करेक्ट। Therefore, BaCl2 is a limiting reagent। मतलब BaCl2 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इट विल नॉट लेफ्ट, जो कि हमने शुरू में ही पता कर लिया था कि जब भी दो रिएक्टेंट की बैलेंस मोलर रेशो 1:1 होती है, जिसके मोल कम होते हैं वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, मतलब वो पूरा कंज्यूम हो जाता है और Na2SO4 कुछ बचा रह जाएगा, इट वुड बी लेफ्ट। पर ये कितना लेफ्ट है हमें ये पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एम है आप BaSO4 के मोल बताओ। तो अब हमारे पास ये पता चल चुका है कि BaCl2 पूरा कंज्यूम हो गया है, तो BaCl2 से BaSO4 कितना बनेगा हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे। इसीलिए तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करा कि लिमिटिंग रिएजेंट अगर पता होगा तभी हम लिमिटिंग रिएजेंट से क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, प्रोडक्ट के मोल। तो अब अगर हमें BaSO4 फाइंड आउट करना है तो BaCl2 के रिस्पेक्ट में BaSO4 फाइंड आउट कर लेंगे। इस चीज को ध्यान से देखो, हमने यहां पे BaCl2 लिमिटिंग रिएजेंट क्यों फाइंड आउट करा। ये लिख लिया होगा। अब मैं आगे मूव ऑन कर रही हूं इस चीज को। अब हमारे पास है कि एक मोल BaCl2 अगर रिएक्ट कर रहा है तो साथ में एक ही मोल किसका बनेगा, BaSO4 का फॉर्म करेगा। अगर एक मोल BaCl2 रिएक्ट कर रहा है तो एक मोल BaSO4 बनेगा। फिर से देखो मोलर रेशो सेम है। जब मोलर रेशो सेम होती हैं तो इसका मतलब जितने मोल इसके रिएक्ट करेंगे उतने ही तो मोल बनेंगे। तो 0.0702 मोल अगर BaCl2 के रिएक्ट करते हैं तो 0.0702 मोल ऑफ BaSO4 विल फॉर्म। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि BaSO4 के 0.0702 मोल फॉर्म करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, अब अगर हमें मोल से फाइंड आउट करना है इनका मास, हमारा एम दूसरा है कि अगर हमें मोल भी फाइंड आउट करने थे, मोल किसके, BaSO4 के, तो वो हमारे पास आंसर आ गया 0.0702 नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। तो अब हमने निकालना है इसका मास। तो मास अगर फाइंड आउट करना है तो हमारे पास रिलेशन होता है गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू 0.0702।
और मोलर मास हम फिर से BaSO4 का कैसे फाइंड आउट करेंगे? बेरियम का एटॉमिक मास 137 है, सल्फर 32, O4 हमारे पास 64 हो गया, O16 है तो 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी 233। तो यहाँ पे गिवन मास वुड बी 0.0702 इंटू 233। इसको कैलकुलेट करें। So this value will be come out to be 16.35 ग्राम। तो ये हमारे पास मास भी कैलकुलेट हो गया। तो हमारे पास दो सा क्वेश्चन थे, एक तो मोल फाइंड आउट करना BaSO4 का और दूसरा मास फाइंड आउट करना। तो हमारे पास Na2SO4 की मोलैरिटी और वॉल्यूम थी, BaCl2 का मास दिया हुआ था और दोनों को मिक्स करा था। तो मिक्स करने पे हमने पहले इनिशियली इन दोनों के मोल निकाल लिए, मोल से लिमिटिंग रिएजेंट। जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो लिमिटिंग रिएजेंट से हमने प्रोडक्ट के मोल और फिर उसका मास फाइंड आउट करा। सो दैट वाज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द मोलैरिटी एंड वॉल्यूम। इसी से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। सो कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे पास और भी प्रॉब्लम्स हैं, पर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले हम आगे का थोड़ा सा कंसेप्ट और पढ़ते हैं, फिर और प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी इजी होगा। कंसेप्ट ये है, देखिए आप, कि अगर जैसे ये लिखा हो दैट इज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, ये बहुत कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन प्रॉब्लम। ये आप 11th में लैब में भी परफॉर्म करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन बेस्ड टाइट्रेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन है उनको टाइट्रेशन की फॉर्म में एक्सपेरिमेंटली लैब में करा जाता है, केमिस्ट्री लैब में आप करेंगे। टाइट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कि आप न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन परफॉर्म करते हैं एसिड बेस, और वैसे रिडॉक्स टाइट्रेशन भी कर सकते हैं जो कि आप लेटर ऑन समझेंगे। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के जो रिएक्शंस हैं इनको ऊपर भी हम मोल कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और पिछली प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि जब आप ये कह रहे हैं कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट मींस दैट व्हेन एन एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस। अगर मैंने एक एसिड सॉल्यूशन लिया, मान लो ये लेट्स सपोज ये एसिड सॉल्यूशन है HCl, इसका हमें कुछ वॉल्यूम गिवन है, इसकी मोलैरिटी गिवन है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है। अगर हमने इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें NaOH ऐड करा कुछ x ग्राम, और अगर मैंने स्टेटमेंट ये दी कि दिस एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, दिस एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, मतलब एसिड और बेस सॉल्यूशन में लेफ्ट नहीं होंगे, दैट इज एसिड इज कंप्लीटली और बेस इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड। सिर्फ सॉल्यूशन में क्या बचेगा, इनके प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने HCl और NaOH लिए हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएंगे NaCl प्लस वाटर। तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है, एसिड बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। वहीं पर आप एक सेकंड वर्ड को, सेकंड मीनिंग समझें। अगर मैं इसी में ये लिखूं दैट एसिड सॉल्यूशन में बेस सॉल्यूशन मिक्स करा, मैंने वर्ड न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोला कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोला, दैट दिस एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला कि एसिड सॉल्यूशन में बेस को ऐड करा गया। आप बताइए कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा। तो जब आपको ये वर्ड लिखा हो एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस, तब उस केस में एसिड ज्यादा भी हो सकता है, बेस भी ज्यादा हो सकता है, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ता है। जब मैंने ये लिख ही दिया पिछले केस में कि एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस, इट मींस बोथ वुड बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर लिखा है कि मिक्स करा है, तो मिक्स करा है तो कोई एक ज्यादा भी तो डाला जा सकता है।
तो उस केस में हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको इन वर्ड्स पे ध्यान रखना है कि दिस एसिड और बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, और या फिर ये लिखा हो एसिड और बेस सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, ये चीज ध्यान रखना है। तो मैं अब क्वेश्चन फर्स्टली कर रही हूं, एसिड बेस अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, लेट सपोज मैंने ये जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 0.1 लीटर लिया और मोलैरिटी जो सॉल्यूशन की है वो 0.1 मोलर ली। मैं एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ, फिर मैं पैकेज रेफर करते हैं हम लोग कि ये एक HCl का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है 0.1 लीटर, जिसकी मोलैरिटी कितनी है 0.1। अगर मैंने स्टेटमेंट ये दी कि ऑन एडिंग NaOH दिस एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, ऑन एडिंग दिस NaOH दिस एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, फाइंड आउट मोल ऑफ NaOH used to neutralize HCl, ये हमें फाइंड आउट करना है। और अगर मोल हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो मास भी कर सकते हैं, मास ऑफ NaOH ऑल्सो। तो अब यहां पे मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूं कि एक वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 0.1 लीटर सॉल्यूशन का है जिसकी मोलैरिटी 0.1 है। अब अगर हमने इसमें NaOH ऐड करा, जो उतना भी NaOH ऐड करा है इट इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइजिंग द एसिड सॉल्यूशन। एसिड सॉल्यूशन लिखने का मतलब है, बोलने का मतलब कि उसने न्यूट्रलाइज तो सॉल्यूट यानी कि एसिड को ही करा। तो दिस बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइजिंग द एसिड्स। तो फाइंड आउट दी हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड। तो सबसे पहले हमने इन दोनों के बीच में रिएक्शन लिखा कि व्हेन HCl NaOH से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है NaCl एंड वाटर। अब हमारे पास मोल HCl के कितने हैं, मोल HCl के हम कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी है हमारे पास, वॉल्यूम है, वॉल्यूम को लीटर में लेना चाहिए, ऑलरेडी लीटर में ही दिया हुआ है, मोलैरिटी की वैल्यू दी हुई है, सो 0.1 इंटू 0.1, तो मोल HCl के कितने आ गए 0.01 मोल HCl के आगे हमारे पास। अब हमने यहां पे देखा कि ये एसिड को बेस ने पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो 1 मोल HCl का जब रिएक्ट होता है तो साथ में 1 मोल NaOH का भी रिएक्ट होगा। देखिए ये चीज, 1 मोल HCl रिएक्ट अगर होता है तो 1 मोल NaOH भी रिएक्ट होगा। तो अगर 0.01 मोल HCl के प्रेजेंट हैं तो उनको रिएक्ट करने के लिए NaOH के भी हमें कितने मोल चाहिए 0.01 मोल चाहिए। तो 0.01 मोल NaOH रिएक्ट करेगा। अगर उसने इस एसिड को पूरा न्यूट्रलाइज करा है तो हमने मोलर रेशो से निकाल लिया जितने मोल एसिड के रिएक्ट होंगे उतने ही मोल किसके रिएक्ट होंगे NaOH के, क्योंकि दोनों के बीच में 1:1 की रेशो है। अगर 1:2 होती तो हम कहते भी उसका ट्वाइस। सो इट डिपेंड्स अपॉन दी मोलर रेशो। तो हमारे पास मोल NaOH के आ गए, तो मोल NaOH के हमारे पास है 0.01, तो ये एक आंसर आ गया हमारे पास, दैट इज मोल ऑफ NaOH इज, इसको मैं यहां लिख रही हूं, मोल ऑफ NaOH कितने आ गए हमारे पास 0.01 मोल, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर हमें मास निकालना है तो मोल से मास निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल टू 0.01। तो मास हमारे पास कितना आ जाएगा, मोलर मास NaOH का, एटॉमिक वेट मोलर मास अगर हमने NaOH का फाइंड आउट करना है, Na का 23 होता है, इट विल बी गिवन टू यू O16 H1, this come out to be 40. So this is 40 equal to 0.01. So this is mass would be 4 gram. That is 0.4 gram.
सो आंसर इज मास ऑफ NaOH, ये हमारे पास मोल NaOH के आ गए विच इज यूज कंप्लीटली, और ये हमारे पास क्या आ गया, मास NaOH का, और मास NaOH का कितना आ गया हमारे पास 0.4 ग्राम विच इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड सॉल्यूशन। अब इसी तरह की और प्रॉब्लम मैं जैसे जो आपको एक्सप्लेन करी हैं, इसी तरह की और प्रॉब्लम्स हमारे पास गिवन हैं, जिसे कि अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 5, पेज नंबर 5 पे प्रॉब्लम गिवन है। द प्रॉब्लम नंबर इज दैट इज 4, प्रॉब्लम नंबर इज 4। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी पूछी गई है, पर हम नॉर्मेलिटी ना फाइंड आउट करके हम मोलैरिटी ऑफ एसिड फाइंड आउट करेंगे। सो हमें फाइंड आउट करना है, जैसे क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन को पढ़िए। 48.4 ml ऑफ सैंपल है HCl सॉल्यूशन का, विच रिक्वायर्स 1.24 ग्राम ऑफ प्योर CaCO3 फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो हमें फाइंड आउट करनी है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज रिटन, पर हम यहाँ पे जो कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके अंडर हम मोलैरिटी ऑफ एसिड पहले फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ये प्रॉब्लम है जिसको कि हमें इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर करना है। तो मैं इस प्रॉब्लम का कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसको प्रॉब्लम आप खुद ट्राई करें कि नॉर्मेलिटी नहीं फाइंड आउट करके क्वेश्चन में मोलैरिटी को फाइंड आउट करते हैं। कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है HCl सॉल्यूशन है जिसका 48.4 ml है, मोलैरिटी इसकी हमें गिवन नहीं है। इट इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट 1.24 ग्राम कंज्यूम हुआ है, और हमें फाइंड आउट करना है कि आफ्टर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ HCl। तो सबसे पहले हमने इसको रिएक्शन में लिखा, ये रिएक्शन हमने लिख लिया यहाँ पे जो कि बैलेंस्ड है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे जब ये वर्ड यूज किया गया है कि ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि रिएक्शन के बाद एसिड और बेस में से कुछ भी लेफ्ट नहीं होगा। तो हमारे पास सबसे पहले हम मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के हमारे पास गिवन है। कैसे गिवन है? मास गिवन है, तो गिवन मास को मोलर मास से क्या कर देंगे? डिवाइड, और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है? 100 है, तो ये इससे हमारे पास मोल आ जाएंगे। अब उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, आप खुद से ट्राई करिएगा कि जितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट होगा तो पहले निकालिए कि उससे HCl के मोल कितने रिएक्ट होंगे। मोलर रेशो से 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्ट होता है तो HCl का मोल कितना रिएक्ट होगा? ट्वाइस। जब HCl के मोल आ जाएंगे दैट मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है तो HCl के मोल हैं तो मोलैरिटी आ जाएगी हमारे पास। फिर से देखिए ये चीज, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल उसने हमें बताए हुए हैं, तो इससे HCl के मोल आ जाएंगे, और HCl के मोल से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप इस क्वेश्चन को आगे खुद ट्राई करें, इसको कंप्लीट करें।